प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों का लास्ट चैप्टर था आपका, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और भाग 3 के अंदर जो है हमने संपूर्ण रूप से मौलिक अधिकार मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवाए हैं और बहुत डीपली मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप उनको अच्छे से एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो उसके बाद में आपको मौलिक अधिकारों में या मूल अधिकारों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी एग्जाम आप दीजिएगा, पीसीएस का दीजिए, यूपीएससी का दीजिए या फिर आप निचले स्तर का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपको कभी भी कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, उसी के आधार पर एक लास्ट अधिकार था हमारा जो संपत्ति का अधिकार था। ये भी 7वां मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन इसको हटा दिया गया। वैसे छठा था, ये 6 नंबर का मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया। पहले हमारे भारतीय संविधान भाग 3 के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, ये आपको पता है। 7 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था। अब जब वो संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो उसमें संविधान के अंदर उसके वजह से क्या बदलाव आए हैं और कहां पर कौन सा अनुच्छेद जो है भिन्न हुआ है या कौन सा अनुच्छेद का नया निर्माण हुआ है, तो किस अनुच्छेद का भाग था वो और भाग 3 का किस अनुच्छेद का भाग था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उस अनुच्छेद में क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिएगा संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। टॉपिक क्या है बेटा? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है बेटा? वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। संपत्ति के अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है उसकी वर्तमान हालात क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिखिएगा संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार था। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट भाग के 6 पाठ के अंदर एवं अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था। अनुच्छेद 19 के पहले पाठ में 6 भाग के अंदर इसका वर्णन किया गया था और अनुच्छेद 31 के अंदर भी इसका वर्णन किया गया था। 2 अनुच्छेदों में इसका वर्णन था। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट भाग के 6 भाग में, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट भाग के 6 वर्ग में प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति को अधिग्रहण करना या अधिग्रहण करने की व उसको रखने की एवं निपटाने की गारंटी देता था। यह अनुच्छेद का यह भाग क्या देता था? यानी कि प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति रखने की और संपत्ति को अधिग्रहण करने की और संपत्ति को निपटाने की गारंटी देता था। ठीक है, लिखिएगा इस कारण से संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। इस कारण से संसद तथा उच्चतम न्यायालय के मध्य में विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संवैधानिक उद्देश्य, चलिएगा इसको इसे लिखिएगा, इस पर कई बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया। इसमें कई बार भारतीय संविधान को संशोधन किया गया, जिस प्रकार से उनमें से पहला संशोधन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन, चौथा संशोधन तथा 7वां संशोधन, पहला संशोधन तथा चौथा संशोधन, 7वां संशोधन है वह 25वां संशोधन व 29वां संशोधन
एवं 40वां संशोधन व 42वां संशोधन शामिल किए गए हैं। इसके अंदर इतने संशोधन हुए हैं, देखिएगा, इस संपत्ति के अधिकार को लेकर बहुत बार भारतीय संविधान के ऊपर जो है आंच आई है। इसको बार बार संशोधित करने की बात की गई है। संशोधन 1 के अंदर भी इसको संशोधित करने की कोशिश की गई, उसके बाद में 4 में भी इसमें बदलाव करने की कोशिश की गई, इसके बाद में 7 में भी बदलाव करने की कोशिश की गई, और भारतीय संविधान संशोधन 25 में भी इसका बदलाव करने की बात की गई, 29 के अंदर भी बात की गई, 40 के अंदर भी बात की गई, और 42 के अंदर भी 42वां संशोधन के तहत भी ये बात की गई, लेकिन इसमें संशोधन नहीं हो पाया। यानी कि कई सारे भागों को हटा देने पर कोई नई समस्या खड़ी हो जाती थी। ठीक है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्तियों को जैसे प्रावधान दे दिया कि आप संपत्ति रख सकते हैं, तो फिर आम आदमी के लिए वो जीना हराम हो गया, तो वो फिर विवाद हो गया। इस प्रकार से कई सारी समस्याएं आती रही और लगातार इसमें संशोधन किया जाने लगा। भारतीय संविधान के अंदर संपत्ति के अधिकार को लेकर कई बार संशोधन हुआ, जिसमें से मैंने आपको लिखवाया, पहला संशोधन हुआ, चौथा संशोधन हुआ, 7वां संशोधन हुआ, 29वां संशोधन हुआ, 25वां संशोधन हुआ, 40वां संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ। किसको लेकर? केवल संपत्ति के अधिकार को लेकर मात्र। ठीक है, तो इतनी बार भारतीय संविधान का संशोधन केवल संपत्ति के अधिकार को लेकर किया गया। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। इन संशोधनों में अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 31 का क तथा 31 का ख भाग, इन संशोधनों में अनुच्छेद 31 का क भाग तथा अनुच्छेद 31 का ख भाग एवं अनुच्छेद 31 का ग भाग भी जोड़ा गया था। इस संशोधन में अनुच्छेद 31 का क भाग, 31 में ख भाग तथा 31 में ग भाग भी जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाद कम करने के लिए ये इसलिए जोड़े गए थे, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने इसलिए जोड़ा था इनको क्योंकि विवाद कम किया जा सके। इस प्रकार से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसी प्रकार से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, कौन सा बेटा? 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 का स्पष्ट का 6 भाग को और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, और भाग 3 के अनुच्छेद 19 का स्पष्ट भाग का 6 को तथा अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? निरस्त, यानी कि समाप्त कर दिया गया। एक बात याद रखना, यहां पर एग्जाम में जो सवाल बनने वाले हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। देखिएगा, इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं। फर्स्ट का 6 भाग था, जिसको क्या कर दिया गया था बेटा? पूर्ण तरीके से निरस्त कर दिया गया था, और इसी समय अनुच्छेद 31 को भी क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। इन दो बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया था। याद रखना, एग्जाम के अंदर
प्रीलिम्स एग्जाम या फिर आपके छोटे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें इसी प्रकार के सवाल पुटअप होते हैं, जिनमें से देखिएगा आपको पता चलेगा कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया था। तो अगर ऐसा सवाल बनता है तो आपको जरूरी है कि ये चीजें याद रहना चाहिए। देखिएगा जिस प्रकार से आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान हालातों की स्थितियों की बात करें तो वो एक अलग है। पहले ये भी भाग 3 का, संविधान के भाग 3 का एक पार्ट था, जिसमें से इसका 6 नंबर के ऊपर ये आता था, जिसमें संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था। लेकिन इस पर काफी विवाद था, इसलिए संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच में हमेशा इसको लेकर अनबन रहती थी। और अनबन रहने के साथ साथ ही इसमें एक समस्या और थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याओं की जड़ थी एक तरीके से। तो संपत्ति का अधिकार था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कई बार संशोधन किया, जिसमें से इन्होंने पहला संशोधन किया, चौथा संशोधन किया, 7वां संशोधन किया, 25वां संशोधन किया, 29वां संशोधन किया, 40वां संशोधन किया, 42वां संशोधन किया गया, है ना। और इसके बाद में लास्ट में 44वें संविधान संशोधन के तहत इस जड़ को ही खत्म कर दिया उच्चतम न्यायालय ने। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, यानी कि इसको विवाद को कम करने के लिए अनुच्छेद 31 का क भाग तथा ख भाग तथा ग भाग भी जोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद कम नहीं हुआ। और इसी कारण से मजबूरी में और मजबूरन उच्चतम न्यायालय ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इस मूल अधिकार को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसको समाप्त किया गया। संविधान कौन कौन से पार्ट को समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट भाग का 6 पार्ट को निरस्त किया गया था और अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। संपत्ति के अधिकार को लिखिएगा, संपत्ति का अधिकार शीर्ष के तहत, संपत्ति के अधिकार के शीर्ष के तहत भाग 12 में इसको निरस्त करने के पश्चात भाग 12 में अनुच्छेद 300 भाग 12 में अनुच्छेद 301 को शुरू किया गया। अनुच्छेद 301 को शुरू किया गया। कहां पर किया गया बेटा, देखो, संपत्ति के अधिकार को शीर्षक पर निरस्त करने के पश्चात क्या हुआ, यानी कि संपत्ति के अधिकार को जीवित रखने के लिए तथा उसका दर्जा देने के लिए भाग 12 के अंदर 300 अनुच्छेद 300 का ए पार्ट को क्या किया गया बेटा, शुरू किया गया था। ठीक है, लिखिएगा, इसमें यह व्यवस्था दी गई थी, इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। कानून के बिना कोई वंचित नहीं कर सकता। यानी कि इस अनुच्छेद 301 के अंदर ये लिखा गया था, क्योंकि भाग 12 के अंदर इसको जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया था कि सरकार के द्वारा या कानून के द्वारा, कानून के अलावा आपकी संपत्ति के अधिकार से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अब इसकी जमीनी हकीकत और वास्तविकता से मैं आपको परिचित करवाता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। बेटा, संपत्ति का अधिकार का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज को अपना लेना। जिस प्रकार से मकान हो गया, जिस प्रकार से खेत हो गए, ठीक है, इस प्रकार से आपकी जिस प्रकार से दुकान हो गई, बहुत सारे साधन हो गए जिस प्रकार से, तो ये आपकी संपत्ति है। ठीक है, मकान हो गए, खेत हो गए, दुकान हो गए, घर हो गए, ये सारी चीजें आपकी संपत्ति है। लेकिन इसके अंदर सरकार ने एक प्रावधान जोड़ा, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जिस प्रकार से अभी ये मकान है, अब मान लीजिए भारत सरकार को इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि वो एक क्षेत्र ऐसा है जिसको भारत सरकार को किसी चीज का निर्माण करना है और वहां पर आपका मकान आता है, उस क्षेत्र में आपका खेत आता है, उस क्षेत्र में आपकी दुकान आती है। तो सरकार आपको मजबूरन हटाना चाहती है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार जब आपको दिया गया था 1978 से पहले, तब सरकार के पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उस जगह से आपको हटा दिया जाए, क्योंकि वहां पर आप मूल रूप से आपकी वो संपत्ति थी, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है,
तो इसलिए आप लोग क्या करते थे, यानी कि वहां से हटाया नहीं जा सकता था। अभी वर्तमान समय की हालात ये होती है ना कि जब भी सड़क निकलती है मकान तोड़ दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है। किसके मजबूरी में क्यों तोड़ दी जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है बेटा, क्यों तोड़ दिया जाता है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था, मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया। लेकिन इसको सुरक्षा देने के लिए और इसको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि आपस में लोग ना लड़े, इसकी सुरक्षा देने के लिए अनुच्छेद भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 301 के तहत एक चीज जोड़ी गई, एक व्यवस्था जोड़ी गई है। उसके तहत बताया गया है कि आपको कानून के अलावा, यानी कि सरकार के अलावा, आपको कोई भी आपकी संपत्ति से हटा नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप ज्यादा अकड़ के या फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी संपत्ति, जैसे आपका खेत है, सरकारी या गवर्नमेंट कोई योजना है उसके अंतर्गत आ गया है, तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उसके बदले आपको कुछ नहीं देगी। सरकार के अंदर भी ये प्रावधान है कि सरकार आपको जो है, यह अनुच्छेद 301 का जो पार्ट है, इसमें ये सारी चीजें लिखी गई है कि आपको सरकार उसके बदले में, सरकार क्या करेगी बेटा, उसके बदले में या तो आपको भूमि देगी या फिर आपको पैसे देगी या फिर आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आपको रोजगार प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकार आपको देती है। समझ में आ गई बातें? यानी कि जिस प्रकार से आपका खेत है, आपका मकान है, उसमें से आपको कोई नहीं निकाल सकता जब तक सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक सरकार की कोई योजना में आपकी भूमि नहीं चली जाएगी, तब तक आपके ऊपर कोई भी अत्याचार, कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। क्लियर है संपत्ति का अधिकार? चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, भाग 3 के बाहर भी कुछ अधिकार हैं जो कि मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं हमारे, तो उनके बारे में भी एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिएगा, तो लिखिएगा भाग 3 के बाहर के अधिकार। आप लोग लिखिएगा भाग 3 के बाहर के अधिकार। भाग 3 के बाहर के अधिकार। भाग 3 के बाहर के अधिकार। अब भाग 3 के बाहर के अधिकार कौन कौन से हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिएगा, लिखिएगा भाग 3 के अलावा भी, भाग 3 के अलावा भी संविधान में अन्य अधिकार मौजूद है। भाग 3 के अलावा भी भारतीय संविधान में अन्य अधिकार मौजूद है, उन्हें गैर मौलिक अधिकार कहा जाता है। उन्हें गैर मौलिक अधिकार या गैर मूल अधिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? मौलिक अधिकार और मूल अधिकार चीज एक ही है। मौलिक अधिकार उसको हम एक आसान भाषा में बोल देते हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो आप इसको, जिन विद्यार्थियों के पास पॉलिटिकल साइंस है उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसको मूल अधिकार ही लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि मूल अधिकार इसलिए लिखना है क्योंकि अभी से अगर आप ये हैबिट डालेंगे तभी आप आगे जाकर काम कर पाएंगे। क्योंकि आप जब मेंस लिखेंगे तो बेटा मेंस के अंदर आप मूल अधिकार ही लिखेंगे, मौलिक अधिकार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये आसान लैंग्वेज है, मौलिक अधिकार इसलिए बोल देते हैं सीधे, लेकिन भारतीय संविधान की प्रतिलिपि जो है उसके अंदर मूल अधिकार, आज भी मूल अधिकार ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार और मूल अधिकारों में अंतर इतना ही है, क्योंकि मूल अधिकार भारतीय संविधान की वर्तमान जो प्रतिलिपि है या फिर उस समय की जो प्रतिलिपि थी उसके अंदर भी मूल अधिकार लिखे गए थे। मौलिक अधिकार उसको बाद में नाम दे दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इसको मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों में आपको अंतर ध्यान रखना है। आप लोगों को मूल अधिकार ही लिखना है, क्योंकि आप मेंस लिखेंगे तो जब पॉलिटिकल साइंस आपकी ऑप्शनल होगी तो आपसे सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि मूल और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, तो आपको स्पष्ट कर देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो इनको गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इनको गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है, जो कि भाग 3 के अलावा है, यानी कि भाग संविधान का भाग 3 है, उसमें जो अनुच्छेद है उनके अलावा जो दिए गए हैं उनको गैर मौलिक अधिकार भी या गैर मूल अधिकार कहा जाता है। पहला लिखिएगा इसके अंदर, पहला कौन सा है? विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी, पहला टॉपिक है आपका जिसमें लिखिएगा विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना
किसी कर को अध्यारोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता, किसी कर को अध्यारोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता। भाग 12 के अनुच्छेद 265 में इसका वर्णन किया गया है। विधि के प्राधिकार के बिना, यानी कि कानून के बिना, विधि के प्राधिकार का मतलब है कि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने के बावजूद या फिर ना होने की वजह से अगर बिना किसी कार्रवाई के अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप दोषी है, क्योंकि आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो आपको ये अनुदान नहीं है, ये चीजें अनुमति नहीं है। विधि के अधिकार के साथ में आप लोगों को एक चीज दी गई है कि किसी भी कर को अध्यारोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता। कर का मतलब है टैक्स, टैक्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है टैक्स या कर। अब इसमें मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, टैक्स और कर से एक चीज का अंतर निकल कर आता है, इसमें मैं आपको बताता हूं। तो ये वर्णन किया गया है भाग 12 में, भाग 12 के अनुच्छेद 265 के अंदर, भाग 12 के अनुच्छेद 265 के अंदर इस चीज का वर्णन किया गया है। और खासतौर पे आप लोग इस चीज का ध्यान रखें विशेष, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभार अभी हाल ही में मैंने बिहार में एक मुद्दा देखा था, और बिहार के अंदर एक मुद्दा नहीं बल्कि बिहार की सरकार जो है या फिर बिहार जो राज्य है वहां पर लोगों की अशिक्षा का थोड़ा सा प्रचलन है। वैसे मूल रूप से शिक्षित बहुत व्यक्ति है वहां से IIT, नीट, जेईटी या फिर जेईई या फिर UPSC, इन क्षेत्रों में काफी बच्चे जो है काफी उत्कृष्ट, काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हनन हो जाता है, क्योंकि स्थानीय मुखिया के द्वारा, स्थानीय विधायक के द्वारा जिस प्रकार से कोई सड़क है, परिवहन का मार्ग है, जहां पर टोल टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। टोल टैक्स उन्हीं चीजों पर लगाया जाता है जहां पर NH12 होती है, यानी कि NH हाईवे होता है, केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकती हो, उन्हीं पर आपको टैक्स देने की जरूरत है, जिसको टोल टैक्स अपन बोलते हैं। बाकी अगर आपको जिस प्रकार से कोई आम रास्ता है उस पर अगर मान लीजिए कोई टोल लगा दिया गया है, उस पर अगर आपसे वसूली की जा रही है तो वो गलत है, क्योंकि सीधा सीधा और भारतीय संविधान के अंदर सीधा सीधा वर्णन किया गया है कि कोई भी विधि प्राधिकार, यानी कि कोई भी कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से या विधि में कोई ऐसा प्रावधान ना होने की वजह से आपसे कोई भी व्यक्ति टैक्स या कर वसूल नहीं कर सकता। यह भाग 12 से अनुच्छेद 265 के अंदर वर्णित किया गया है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, देखो अगर मान लीजिए जिस प्रकार से सरकार का पुलिस अधिकारी जो होता है या पुलिस प्रशासन जो होता है आपका चालान भरता है, अगर मान लीजिए आप यातायात से यात्रा कर रहे हैं, आपके पास में सारी चीजें होने के बावजूद, जिस प्रकार से आपके पास लाइसेंस है, RC बुक है या हेलमेट आपने लगा रखा है, मास्क आपने लगा रखा है, वर्तमान समय मास्क का भी ज्यादा प्रचलित है ना, तो अगर आपके पास में ये सारी चीजें हैं उसके बावजूद भी अगर आपसे कर या टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स का मतलब आपसे अगर फाइन किया जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन नहीं बल्कि आप है, क्योंकि आपको इस चीज का प्रावधान दिया गया है। आप पुलिस प्रशासन से बात कर सकते हैं कि आप मेरे को किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद के तहत आप मुझे क्या कर रहे हैं, यानी कि दंडित कर रहे हैं या फिर मुझे फाइन भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कभी कभार आप देखेंगे कि ये भाग 12 और अनुच्छेद 265 का वर्णन वहां पर नहीं किया जाता, तो ध्यान रखना अगर आपके पास में सारी चीजें उपलब्ध है, अगर मान लीजिए ऐसे बेस मत करना, अगर आपके पास कोई चीज उपलब्ध नहीं है तो आपको बेस करने की जरूरत नहीं है, आप फाइन भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर विशेष प्रावधान होते हैं, उसमें विशेष चीजें नियम लिखी होती है, IPC धाराएं लिखी होती है, उनके तहत आपका चालान भरा जाता है। जिस वक्त आप चालान भरते हैं और जिस वक्त आपके हस्ताक्षर लिए जाते हैं उस वक्त आप एक इतना सा ध्यान रखें कि जब आप हस्ताक्षर करें, आपके साइन जब आप करते हैं, तो उस समय आपके यानी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भरी गई डिटेल को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़े। ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको उसके अंदर जो भी अनुच्छेद के तहत, जो भी IPC धारा के तहत आप लोगों के ऊपर चालान फाइन किया गया है, तो उसका आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर आपने वो गुनाह नहीं किया है और जैसे ज्यादातर अधिकतर जो रूल्स होते हैं, यानी कि रूल्स फॉलो नहीं करने के कारण ही अधिकतर जो है चालान काटे जाते हैं, जबकि आपके पास में सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने अगर रोक लेते हैं तो कोई पुलिस वाले जो है हठीले लोग होते हैं, तो वो लोग आपका चालान भर देते हैं। वो इस कारण से तोड़ देते हैं क्योंकि आपने यातायात के नियम के पालना का उल्लंघन किया है, तो उसके अंदर IPC धारा या फिर अनुच्छेद लिखा हुआ होगा। ठीक है,
और अगर आप उसके लिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पुलिस वाले से बढ़ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रावधान नहीं है। यह अनुच्छेद भाग 12 के अनुच्छेद 265 में वर्णित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती वसूली कर रहा है, पैसा वसूल कर रहा है, यही बात यहां पर एक चीज और बता देता हूं आपको, यही चीज एक धार्मिक रूप में भी लागू होती है। धर्म के नाम पर, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि यातायात जो साधन आप चलाते हैं वहां पर कई मंदिर होते हैं या मस्जिद होती है या पास में चर्च आलय होता है या गिरजाघर होता है, तो वहां से लोग क्या करते हैं, रसीद कटवाते हैं। ज्यादातर हिंदू धर्म में ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि वाहन चालकों से रसीद कटवाते हैं, उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं देवी देवता के नाम पर या फिर उसके विकास के नाम पर। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप वहां पर पैसा ना दे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, ये जो आप देवी देवताओं की जो रसीद, कोई कार्यक्रम की जो रसीद या कर वसूल जो करते हैं, ये गलत है, ये संवैधानिक तरीके से गलत माना जाता है किसी भी मंदिर की रसीद कटाना। ट्रस्ट, हाँ एक बात और होती है यहाँ पर एक चीज और होती है, ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट के तहत आप अगर देते हैं तो वो बात सही है, ट्रस्ट के अंदर दान दिया जाता है, बल्कि वहां पर वसूला नहीं जाता है। लेकिन कई बार धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर आपसे रसीद के थ्रू वसूला जाता है, तो इस वसूली से आपको परहेज पाना चाहिए, क्योंकि आपका अनुच्छेद भाग 12 अनुच्छेद 265 इस चीज की अनुमति नहीं देता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्त कर या टैक्स नहीं वसूल कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक अधिकार है। ध्यान हो गया आपको, क्योंकि पता चल गया आपको, क्योंकि संपत्ति का अधिकार नहीं है तो आपको इसका चीज का ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो ये भाग 3 से बाहर की बातें हैं। चलो आगे लिखो, इसके बाद में लिखिएगा, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के प्राधिकार के बिना क्या नहीं किया जा सकता बेटा, संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आपको संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसकी सुरक्षा आपका भाग 13 के अंदर अनुच्छेद 300 भाग 13 में अनुच्छेद 300 का ए भाग या फिर क भाग करता है। कौन सा भाग करता है बेटा, क भाग करता है। ठीक है, तो इस बात का प्रावधान कौन करता है, क भाग रक्षा करता है। जैसे आपको मैंने बताया कि विधि का प्राधिकार, यानी कि आपको कोई भी व्यक्ति, सरकार जब तक सरकार आपको क्या नहीं देगी, वारंट नहीं देगी, सरकार आपके खिलाफ जब तक नोटिस पेश नहीं करेगी, तब तक पहले आपको नोटिस दिया। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट हटा दिया जाता है। आपको 1 साल पूर्व या 2 साल पूर्व आप सरकार के पास में अगर समय रहता है तो उससे पहले सरकार कई बार नोटिस आपको देती है। डाक द्वारा आपके घर पर नोटिस भेजा जाता है कि आपको ये जमीन इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत, इस कारण से सरकार की इस संपत्ति में इतना योगदान देने के कारण आपकी भूमि से आपको यहां से निकाला जाता है, या फिर इसके बदले में आपको सरकार की तरफ से ये चीजें दी जा रही है, तो आप इसका लाभ उठाएं और आप इसको एक्सेप्ट करने की कृपा करें। ऐसे आपके तहत, यानी कि सरकार के द्वारा आपको एक क्या मिलता है, पहले एक अनुमति पत्र दिया जाता है। उस अनुमति पत्र पर आपका हस्ताक्षर करना होता है और आपको वो जो चीजें देती है सरकार, उनको एक्सेप्ट करना होता है, और उसके बावजूद आपको उस जगह से खाली करवा दिया जाता है। अगर आप सरकार के द्वारा जो दी गई, जो भी नोटिस दिया जाता है, उसके तहत अगर आप खाली कर देते हैं, तो उसके लिए आप और सरकार, यानी कि सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सरकार आपके साथ में बुरा बर्ताव नहीं कर सकती और नहीं करेगी जब तक अगर आप नोटिस को समझ जाएंगे और आप अगर समझदार हैं, संविधान को समझते हैं, इस भाग को जो मैंने आपको बताया कि 300 ए भाग को अगर आप समझते हैं, अनुच्छेद भाग 13 के अनुच्छेद 300 का क भाग को अगर आप समझते हैं, तो आप समझदार इंसान हैं। तो इस प्रकार से सरकार के आगे जबरदस्ती और जबरन नहीं करनी है, क्योंकि कहीं पर धरना प्रदर्शन होता है, कहीं पर रैलियां निकाली जाती है, तो आप ऐसा करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में संपत्ति का अधिकार नहीं है अब, तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते। सरकार का नोटिस अगर आया है तो आपको वो जगह खाली करनी ही पड़ेगी। सरकार उसको प्रशासन के द्वारा खाली करवा देती है, बाद में आपके साथ में मारपीट होती है, आपके माल का, आपके सामान जो होता है उसका नुकसान होता है। ठीक है, अगर आप राजी से या फिर सरकार की सहमति से अगर आप उनको उठाते हैं, तो सरकार के सामने आपकी मांगे जो है जायज रख सकते हैं। हाँ, इतना और है कि सरकार, अगर आपको मान लीजिए, सरकार इतनी बेवकूफ तो नहीं है, सरकार का प्रावधान होता है कि आपको या तो दूसरी जगह भूमि दी जाएगी, या फिर आपको कहीं पर मकान बना के दिया जाएगा, या फिर आपको कोई रोजगार का साधन दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है
और आपको लग रहा है कि आपकी जीविका इसी भूमि से जुड़ी हुई है, इसी जगह से जुड़ी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार को अपनी मांगे रख सकते हैं और सरकार के तक वो लेटर पहुंचा सकते हैं कि महोदय, हमें यहाँ के निवासी हैं और हमारे पास में अपनी जीविका चलाने का मूल जरिया यही था और इससे हमें वंचित किया जा रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, और अनुरोध किस प्रकार का करते हैं कि हमें आप या तो रोजगार दें या फिर हमें इसके बदले में ऐसी चीज दें जिससे हम हमारी जीविका पार्जन कर सके। तो ये एक तरीके का काम होता है। ये क्या होता है, एक एजुकेटेड व्यक्ति का और पढ़ा लिखा व्यक्ति का कार्य होता है। बल्कि फिर आप राजनेताओं के साथ में राजनीति करें, नारे लगाएं, मुर्देबाद के, सरकार के खिलाफ बोले, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ना आपको फिर कोई मांगे मिलेगी, ना आपकी कोई मांगे मंगवाई जाएगी। अगर आप शांति से कलेक्टर महोदय के पास जाते हैं, जैसे आपके पास नोटिस आता है, पहला आपको एसडीएम कार्यालय से नोटिस आता है, पहले आपको तहसीलदार से नोटिस आता है कि भूमि का मामला है तो, या दुकान या मकान का मामला है तो आपको जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस आता है ना, या फिर आपको जिला कलेक्टर के पास में। अब आपको इन सारी चीजों को लेकर कहां जाना है, जिला कलेक्टर के पास में जाना है, जो आप खुद एक हिस्सा बनने जा रहे हो। तो आपके पास में ऐसी मांगे आएगी, उनको आपको आगे पहुंचाना होता है। फिर आप उसको देखेंगे, उसके बाद में आप जांच करेंगे, उसके ऊपर आप साइन करेंगे, उसके बाद में उस फाइल को आप आगे पहुंचा देंगे सरकार तक। ठीक है, जहां से वो नियम निकाला गया है, जहां से सरकार को जिस चीज की उस भूमि की जरूरत है, तो वो उन डिपार्टमेंट को भेज देती है। उस डिपार्टमेंट के माध्यम से फिर वो डिपार्टमेंट सरकार की भूमि जो होती है उससे सरकार को भूमि जो होती है उसमें से उसको पार दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य होता है। तो ये होता है एक संवैधानिक तरीके से कार्य करना। तो संपत्ति से आपको वंचित नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, चलो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में लिखिएगा तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्रों की बात की जा रही है, यानी कि इंडिया के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनकी बात की जा रही है। तो राज्य क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य और समग्रता अबाध्य होगी। यानी कि किसी भी राज्य के अंदर अगर आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य यानी कि कोई भी आप बेच सकते हैं, ठीक है, या फिर समग्रता यानी कि आप जा सकते हैं बेचने, इसके लिए आपको क्या नहीं होगा, बाध्य नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। यानी कि ये आपका अधिकार है कि संपूर्ण भारत में आप भ्रमण कर सकते हैं, संपूर्ण भारत में आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समग्रता कर सकते हैं, यानी कि आप वहां आ जा सकते हैं। वाणिज्य विभाग यानी कि आप आपकी फसल को बेच सकते हैं, आपका व्यापार यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत सरकार के अनुच्छेद भाग 13 के अनुच्छेद 300 भाग 13 के अनुच्छेद 301 में ये प्रावधान जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया बेटा, भाग 13 के अनुच्छेद 301 के अंदर ये बात जोड़ी गई है कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, आप वहां पर आ जा सकते हैं, वहां पर जाकर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान है भाग 13 के अंदर अनुच्छेद 301 के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंप्लीट ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकारों के अलावा भी अधिकार है, तो इनका भी आप पर पूरा हक और अधिकार है, तो आप इन पर भी अपनी जो मर्जी चला सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट में लिखिएगा, उसके बाद में इसको समाप्त करते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुनो एक मिनट, सॉरी बाद में लिखिएगा। अब देखो, इस प्रकार के प्रावधान हमारे देश में है। भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार पूर्ण रूप से मैंने आपको डीपली पढ़ाया है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है, किस किस प्रकार से आपके अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये सारे प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान के अंदर। फिर भी इसके अंदर भी अगर मान लो, जैसे आपने ये कहा कि सर आपने ये कह दिया कि भारत के संविधान के इस भाग में, इस अनुच्छेद में ये चीजें हैं, लेकिन मान लो फिर भी हमें कोई व्यक्ति के द्वारा पीड़ित किया जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया जाए, तो हम क्या करें। तो उसके लिए भी आपके लिए एक प्रावधान है बेटा। वो विशेष प्रावधान क्या है, और उसके तहत आप अपने बचत यानी कि आप बच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई पैसे वाला व्यक्ति या फिर कोई अमीर व्यक्ति या कोई मुखिया या फिर कोई राजनेता या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके ऊपर अगर इस प्रकार का दबाव, प्रेशर दे रहा है, तो आप किस अनुच्छेद की शरण ले सकते हैं, उसके बारे में लिखना है अब आपको। तो लिखिएगा, उससे बचने की क्या उपाय हो सकती है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32
की शरण ले सकता है, अनुच्छेद 32 की शरण ले सकता है, जो कि स्वयं का मूल अधिकार होता है, जो कि स्वयं का मूल अधिकार होता है, या फिर स्वयं एक मूल अधिकार है ये अनुच्छेद 32 भी, उसकी शरण में जा सकता है। अतः सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अतः सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? अपील कर सकता है। द एंड, मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का समाप्ति हो चुकी है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके अंदर हम पढ़ेंगे नीति निर्देशांक तत्वों के बारे में, यानी कि भाग 4 में नीति निर्देशांक तत्वों की वर्णन किया गया, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम क्रम रूप से चल रहे हैं उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे भारतीय संविधान के बारे में। चलो अब एक बात और समझा देता हूं यहाँ पर। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है, मान लीजिए जिस प्रकार से मैं हूं, मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है, किसी जोरावर व्यक्ति ने मेरे ऊपर अत्याचार किया, पैसे वाले व्यक्ति ने अत्याचार किया, उसने पुलिस प्रशासन को भी अपनी तरफ कर लिया, या फिर उसका जो छोटा जो कार्यालय जो न्यायालय होता है उसको भी अपनी तरफ कर लिया, न्याय उसके पक्ष में करवा दिया। अब इसके बाद में मैं दुखी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? अगर मान लीजिए जब आपका प्रशासन आपका साथ नहीं दे, आपके लोग आपके साथ नहीं रहे, या फिर किसी भी प्रकार का प्रशासन पे सबसे बड़ा भरोसा होता है, या संविधान का कोई भी प्रावधान आपके साथ सचित ना हो, तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति है तो उसको आप एक सलाह दे सकते हैं कि आप सीधे अनुच्छेद 32 की शरण में चले जाइए, क्योंकि आप दुखी है, आपकी प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है, आपका राजनेता आपकी सुनाई नहीं कर रहा है, और आपके ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया भी आपकी सुनाई नहीं कर रहा है। तो आपके पास में एक प्रावधान है, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है, जैसे आपको किसी भी प्रकार का कोई मौलिक अधिकार है तो उसका हनन कर दिया मूल अधिकार का, ठीक है, उसे किसी चीज से वंचित कर दिया गया, तो वो दुखी व्यक्ति कहां जा सकता है? तो वो व्यक्ति जा सकता है सीधा सर्वोच्च न्यायालय। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे ही आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, हर किसी चीज की डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाकर आप अपील नहीं कर सकते। केवल कुछ विशेष चीजें हैं जिसे अनुच्छेद 32 की शरण में जाने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है सीधा, जहां से उसको बहुत कम समय में वापस रिटर्न जवाब मिल जाता है, या फिर उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है, तब जाकर आपकी वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। पीड़ित व्यक्ति हो या आपके साथ कोई शोषण कर रहा हो तो आप बिल्कुल ना डरे, क्योंकि भारतीय संविधान आपके साथ है, और भारतीय संविधान को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप स्वयं की नहीं बल्कि आपके दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे रही आप सभी के लिए, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगली क्लास में।